इलेक्शन कमीशन हुकाम को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। और अब मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि काजी साहब ने तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस बात का भी तकल्लुफ करना गवारा नहीं किया कि भरम कि ही रह भाई जाए। मेरा हाँ। तासुर क्या बनेगा। काजी हम्म, साहब तो कभी ना कभी चले ही जाएंगे। जी, अब नहीं इदारा जाएंगे तो बेतुकीर हो दो गया। साल हाँ। बाद चले जाएंगे। कि आपने सिर्फ अपना नाम नहीं खराब किया, आपने उस ओहदे को जलील करके रख दिया। तासुर ही अपना ये देख के हम्म। बैठे हुए थे कि वो बड़े एंटी स्टैब्लिशमेंट जज हैं और बड़ा वो जनाब ताकतवरों से खौफजदा नहीं होते और दलेरी से मुकाबला करते हैं। और बबांगे दोहल कह रही हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीने बेआईन बन चुका है। तो अभी भी कुछ लोग तो हैं जो कि चिपके हुए तस्मों के साथ बूटों के। इमरान खान साहब ये सारी चीजें जो हैं वो इनको कैलकुलेट भी करते हैं और उसी हिसाब से फील्ड प्लेसिंग करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अब दूसरे वाला जो उनका प्लान बी है कि उसमें दबाव बढ़ाएंगे, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जो या करना था वो कर लिया आप लोगों ने, अब हम भी फिर जो कर सकते हैं हम भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। समीना पाशा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जमान। मैम सबसे पहले तो इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं मीडिया से। सिंध हाई कोर्ट बार में खिताब भी कर रहे थे। वो ये कह रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं कि हम आईनी तरमीम करके दम लेंगे, हम आईनी तरमीम करके दम लेंगे। तो आईनी तरमीम फिर होने जा रही है, और फिर ये कौन सी आईनी तरमीम है, कौन सी आईनी अदालत है जो बनानी है इन लोगों ने? जी शुक्रिया जमाल। ये तो अब ऑब्वियस है कि इस निज़ाम की अगर बका है तो इस बात से जुड़ी है कि जो मौजूदा प्लेयर्स हैं हम्म। वो अपने ओहदों के ऊपर बरकरार रहें। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इससे पहले भी बता चुके हैं कि वो कितने मजबूर हैं। पहले उन्होंने ये बात बंद कमरे में की थी और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने एक टीवी टॉक शो में बता दिया था कि उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बताया है कि वो बड़े मजबूर हैं और आईनी तरमीम हर सूरत मजबूरी है उनकी कि वो करनी है। तो अब ये बात उन्होंने अलल ऐलान भी कर जी। दी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात उन्होंने वकीलों के सामने की है। और वकील जिनको हम ये समझते हैं कि वो आईन के रखवाले हैं, वो कानून की पासदारी करवाने वाले हैं। तो अगर वो भी इन तमाम बदनीयती को समझते हुए इसके ऊपर खामोश रहते हैं और कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आता, तो फिर तो आईनी तरमीम किसी ना किसी तौर ये करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि जो मुख्तलिफ इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। हम्म। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाहिर नजर आ रहा है कि इसके ऊपर एक अनकंफर्टेबल एहसास मौजूद है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि इस सारी आईनी तरमीम का मकसद क्या है, इसके पीछे नीयत क्या है। और मौलाना फजल रहमान साहब कुछ उसकी हिमायत भी करते नजर आते हैं और कुछ उसकी मुखालफत करते भी हम्म। नजर आते हैं। लेकिन बादिल नजर में बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है अब ये इसलिए इनके लिए तरमीम करना, क्योंकि अगर तो ये खामोशी से उस रात जब इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था ये तरमीम हो जाती तो हो जाती। अब सूरत हाल ये कि ये आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है काफी हद तक आउट हो चुका है, लीक हो चुका है। और अब इसके ऊपर खामोशी से जो कोई भी पहले वोट कर सकता था उसके लिए इतना आसान नहीं है इसको जाके इंडोर्स करना। तो अब ये काफी मुश्किल टास्क है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये अपना सिस्टम किसी ना किसी तौर आगे उसको बढ़ाने की कोशिश जारी रखेंगे, जो कि एक रिएक्शन आ सकता है उसको फिर इनके लिए फेस करना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज साफ गोई से काम लिया और ऐलान बता दिया है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है और वो कितने मजबूर है कि आईनी तरमीम करें। ज़ाहिर उन्होंने कहा कि आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है, और ये वकला के सामने कहा। अब ज़ाहिर आईनी अदालत अगर बन जाएगी, बहुत सारे मामलात वहाँ पर भी जाएंगे। फिल वक्त रिजर्व सीट्स का जो केस था, मखसूस नशिस्तों का, उसका फैसला कल आया है। अब फैसला ज़ाहिर इस वक्त मौजूद है, वेबसाइट पर मौजूद है, डिस्कस हो रहा है। आपको क्या समझ आई वो फैसला पढ़ के, फैसला देख के? जजिस कहना क्या चाह रहे हैं, कहा क्या है जजिस ने? नहीं, फैसला तो बड़ा वाजे है और इसमें जो सवालात इस जजमेंट से मुतालिक उठाए जा रहे थे उन तमाम के जवाबात मौजूद हैं। जो हम्म। सबसे मेन सवाल था कि जी पीटीआई तो फरीक ही पर नहीं ये कि थी नहीं थी जी। और उसको कैसे आपने दे दी नशिस्तें, तो उसका जवाब मौजूद है कि पीटीआई की एक तो फरीक बनने की दरख्वास्त भी मौजूद थी और अदालत का ये इस्तेहकाक होता है कि आमतौर पर ऐसी दरख्वास्त को पहले उस पर फैसला कर लेता है। लेकिन अदालत ने ये सोचा कि ये जो अवामी मफाद का फैसला, ये बात उससे आगे बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने वाला जो मामला है उसके इख्तियार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये केस भी सुना और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। तो ये उन्होंने बड़ा वाजे बता दिया। फिर उसके अलावा भी उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट है उसके ऊपर भी एक पूरी चार्जशीट है मेरे ख्याल से ये फैसला, हम्म। जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एक ही काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारे के तौर पर कि आपने एक साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना है। और जब आप वही नहीं करवा सके तो मतलब आप अपना जो बुनियादी काम है जिसकी वजह से इस इदारे को तश्कील दिया गया है वो उसी में नाकाम है।
तो ये एक अलग से उसके ऊपर फिर एक जो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये कि एक फरीक बनकर, बाकायदा एक बुनियादी फरीक जी। बनकर इलेक्शन कमीशन जो है वो केस लड़ता रहा है। तो ये बहुत बड़े चार्जेस हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अगर थोड़ी सी भी इनमें ग्रेस होती या थोड़ी सी भी कहीं हमारे मुल्क में आइन और कानून की कोई किसी कोने में छोटा मोटा भी उसका गुजर्रा बाकी होता, तो ये लोग अब तक या तो मुस्ताफी हो चुके होते या इनके ऊपर बाकायदा कार्रवाइयां शुरू हो चुकी होती। आपने तो ये जी आपने ईसीपी की बात की, इलेक्शन कमीशन की बात की। ये भी बताया गया है कि बल्ला छीनने का जो फैसला था वो इस तमाम तर इंतखाबी मसाइल की जड़ था, तो वो तो फैसला फिर इदारे के अपने सरबराह के सरबराही में जो बेंच था उसने छीना था। जी, और आपने ये भी देखा होगा कि उस फैसले में लिखा हुआ है कि जब मुख्तलिफ जजेस आपके साथ बैठे होते हैं और वो आपके फैसले से इख्तिलाफ कर रहे हो, आपकी राय पे कोई इख्तिलाफ कर रहे हो, तो उनको सुनना पेशेंस के चाहिए। साथ सुनना चाहिए, खंदा पेशानी से सुनना चाहिए। और ये हमने लाइव देखा भी था कि जब भी भले के निशान के हवाले से बात शुरू होती थी, उसकी डिस्कशन कहीं ना कहीं कोई हवाला तज़किरा आ जाता था, तो किस तरह से काजी साहब उस वक्त बिहेव करते थे, उनका मूड ही ऑफ हो जाता था और वो मुख्तलिफ जजेस साहिबान के साथ बहुत रूडली बिहेव करते थे। हम्म। तो ये बात उन्होंने तफसीली फैसले में लिख भी डाली है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली उस केस का अभी तक भी रिव्यू नहीं डाला नहीं गया हो है। सका जी। वैसे हम बहुत सुनते रहते हैं कि जी वो मखसूस नशिस्तों का रिव्यू नहीं लग रहा, रिव्यू नहीं लग रहा, बहुत उसके ऊपर वावेला होता है। उससे भी पहले जो 13 जनवरी का फैसला था, जो कि बुनियाद है बेसिकली मखसूस नशिस्तों के क्राइसिस की, पहले तो उसका रिव्यू लगना चाहिए ताकि उसमें जो भी आप कह लें कि सुकम है वो दूर हो जाते, तो उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस में तो आसानी हो जाती। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी वजह से मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, और फिर उसके बाद उसको मजीद जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश भी की गई। तो वो किस्सा मुख्तसर यही है कि ये बात तो सबको मालूम है कि जो 13 जनवरी का फैसला था, वही बुनियादी तौर पर ना सिर्फ ये कि 8 फरवरी के इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाने, उनको गैर जानिबदाराना बल्कि जानिबदाराना, इंतहाई हद तक गैर जानिबदार ना होने, और फिर उसके बाद ये जो इंतहाई आगे हद पूरा तक जी। प्रोसेस चला है जी, उसको सारे को उसको रिग करने की वो बुनियाद बना है बुनियादी तौर पर। ये तो एक फैक्ट है जो मेरा ख्याल है अब हर एक को मालूम। और अगर डिटेल जजमेंट हम देखते हैं और अगर इस सारे मामले को दोबारा फिर से गोन थ्रू किया जाता है, तो आप समझ रही हैं कि इलेक्शन 2024 जो हुआ ये कलअदम भी करार दिया जा सकता है किसी भी लम्हे पर जाकर? देखिए बहुत ज्यादा मैं इस बात की उम्मीद वैसे नहीं रख रही ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत से वैसे हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और जो बहुत सारे और तज्जियाकार हैं, उनका भी ये ख्याल था, कानूनदानों का भी ख्याल था कि जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आएगा तो उसमें बज़ाहिर मामला इस तरफ भी जा सकता है कि पूरा इलेक्शन ही कलअदम करार दे दिया जाएगा, इस तरह की कोई चीज हो। मैं उस वक्त भी नहीं समझती थी, ना तो ये इस्तदा थी और ना ही इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो ये मुमकिन नहीं था कि कोई इस तरह की चीज होती। अलबत्ता उन्होंने इसके जो बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं उसको जरूर मेंशन कर दिया इस फैसले में कि इलेक्शन में क्या क्या खराबियां थी और प्री पोल रिगिंग हुई है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर अगेन वही बात है कि अगर मुल्क में कोई आइन और कानून मौजूद होता तो फिर तो ऑटोमेटिकली 8 फरवरी की जो इंतखाबात की पिटिशन थी वो भी लग चुकी लगनी होती, चाहिए थी, इलेक्शन हाँ। ट्राइब्यूनल ही ठीक काम कर लेते तो तब भी कुछ बात बन जाती। कमिश्नर जो थे रावलपिंडी अहमद चट्टा, उन्हीं को कोई बाजियाब कर लेता तो कुछ ही बात बन जाती। लेकिन वो तमाम रास्ते जो कि इलेक्शन के ऑडिट की तरफ जाते हैं, उसको जानबूझकर हर रास्ते को बंद किया जा रहा है। और आपने देखा कि पहले 8 फरवरी की नहीं लगी पिटिशन, सुनने नहीं दी गई, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स जो काम कर रहे थे उनको रोका गया, उनके रास्ते बंद किए गए, और जो कमिश्नर साहब हैं वो लापता कर दिए गए। तो हर वो रास्ता जो कि इलेक्शन के ऑडिट की तरफ जाता है उसको बंद किया गया है। तो ये मुझे इम्कान कम नजर आता है कि कोई आगे चलकर इसको ये कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट या पॉलिटिकल तहरीक के नतीजे में असेंबलियां टूट जाएं या कुछ इस वो तरह वही का बात है, मामला राइट। हो जाए, कोई अलग बात है। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि कोई इस फैसले या इसके बाद किसी फैसले की वजह से इस तरह की कोई चीज। और रिजर्व सीट्स का फैसला जो आया है वो भी आपको नजर आ रहा है कि माना जाएगा ईसीबी की तरफ से? आज उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का इजलास तो है, लेकिन देखिए दो 7वां बातें हैं इजलास से जमात। आज गालिबन। यस, मजे की बात यह है कि बाहर बैठकर जराए के तवसुत से या अपने डाउट सहाफियों के तवसुत से ये खबरें चलवाना और बड़ी बड़ी बढ़के मारना तो बहुत आसान होता है कि हम नहीं मानते और ये करवा दिया वो। जब आप अदालत के सामने पेश होते हैं ना, तो फिर आप की जिसको कहते हैं ना सांस कुछ हुई होती है, फिर वहां पर जाकर ऐसी बढ़के मार के दिखाएं तो फिर बात होती है। तो वहां का एक माहौल अलग होता है। तो अगर इसके ऊपर तौहीन अदालत की पिटिशन फाइल होती है
और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रुजू करती है, जो कि मेरा ख्याल उसे करना चाहिए और वो करेगी भी, तो अल्टीमेटली जाहिर है कि फिर इलेक्शन कमीशन हुकाम को कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया तो उसकी क्या वजह थी। इसमें जो एक बड़ी बारीक बात है, जो अक्सर कोर्ट रिपोर्टर्स कल से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वो ये कि जो इन्होंने नई कानून साजी हुई है, जिसके जवाज में इन्होंने ये कहा है कि जी हम नई कानून साजी हो चुकी है, क्योंकि वो माजी से उसका इत्तलाक हुआ हुआ है, लिहाजा हम ये नशिस्तें अब नहीं दे सकते, भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका हो। तो इस फैसले में ये भी बात मेंशन कर दी गई है कि जो ये मखसूस नशिस्तें एलोकेट करने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, उसको भी कलअदम करार दिया गया है और ये जो कानून साजी के पीछे छुप रहे थे, वो सारा मामला ही उन्होंने उड़ा के रख दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे उनकी कोई बचत होगी। और दूसरी बात ये कि ये जो इलेक्शन एक्ट है, ये अपने आप में भी चैलेंज हो जाएगा। तो फिर ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि इसके ऊपर या तो अमल करें, और अगर नहीं अमल करते तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उनको भुगतने पड़ेंगे। और वो जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं अपने फैसले में भी बता चुके हैं, मंसूर अली शाह साहब एक तकरीब में भी कह चुके हैं कि ये कोई चॉइस नहीं होती आपकी कि चलें जी, दिल किया तो मान लिया, नहीं दिल किया तो ना माना। ये आपके ऊपर बाइंडिंग है और ये बाइंडिंग आपको दस्तूर पाकिस्तान ने आपके ऊपर फिक्स किया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भले आप उससे इख्तिलाफ ही क्यों ना करते हो, मानना तो पड़ता है। तो अब ये या तो फिर किसी की कुर्बानी होगी अगर तौहीन अदालत के मामला तक बात जाती है, और या फिर इन्हें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें मुझे एक चीज और सिर्फ कह लेने दीजिएगा कि मुझे ये भी बज़ाहिर लगता है कि जो 63A की जो रिव्यू है, इसमें अगर कोई तब्दीली करके फैसला बदल जाता है और कुछ ऐसा जवाब आ जाता है, इसमें ऐसा फैसला आ जाता है जिसके तहत जो फ्लोर क्रॉसिंग करके भी वोट दिया काउंट जाए, हो सके, वो काउंट हो जाए जी, तो उस सूरत में हो सकता है कि फिर ये इस तरह का कोई बंदोबस्त करें कि अच्छा जी, अगर मखसूस नशिस्तें इनको मिल भी जाए तो कुछ नशिस्तें तो रिकाउंटिंग से इन्होंने झोली में डाली हैं और कुछ नशिस्तें ये इस तरह से तोड़ के और वोट हासिल कर लें, क्योंकि मेन मकसद तो इनका आईनी तरमीम है इन एनी केस। तो अगर वहां से नहीं बात बनेगी तो ये यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज उस फैसले पे अगर अमल नहीं करते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो गेम अभी ऑन है, इसमें दोनों तरफ से चालें हैं, प्लान्स हैं, A, B, C। लेट्स सी कि कौन सा प्लेयर उसके ऊपर कितना जोर लगा पाता है। वेल लास्ट में मुझे जरा ये बताएं, फिर हम जरा इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रगल, जिसको एक नया गियर डाला है इमरान खान ने, उस पर बात करेंगे। काजी साहब को 1 साल मुकम्मल हो चुका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हुए। बहुत सारे लोग तो माफ़ीनामा लिख रहे हैं ट्विटर वगैरह पर। आपकी क्या राय है? काजी साहब 1 साल मुकम्मल हो चुका, कैसे इसको रेट कर रही हैं? अब आप अगर चाह रहे हैं कि मैं खुल के बात करूं तो फिर तो मुझे भी काजी साहब बुलवा लेंगे। वैसे ही वो आजकल सहाफियों से बड़े नाराज हैं और कहते फिर रहे हैं कि ये सारे डॉलर खोर हो गए। मजे की बात यह है कि वो तमाम सहाफी, आपने राइटली मेंशन किया कि जो काजी साहब को बहुत आइन पसंद, जमहूरियत पसंद और बहुत कोई इंसाफ पसंद जज समझते थे, वो बेचारे भी आजकल बहुत परेशान है, पशेमान है और नादिम है कि किस तरह के शख्स की उन्होंने हिमायत की। और ये बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान के लिए कि हमें इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल किस्म का चीफ जस्टिस मिला है, और जिन्होंने यानी पहले मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में बड़े कोई आइडियल मुंसिफ रहे हैं हमेशा, बहुत सारों के ऊपर बहुत सारी बात हो सकती है, अच्छे बुरे फैसले भी हो सकते हैं, उनका सियासी झुकाव भी हो सकता है, वो भी इल्जाम काफी हद तक दुरुस्त हो सकते हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक जो चीज का मुझे बड़ा अफसोस होता है जमाल पर्सनली, वो ये है कि पहले ये तमाम मामला किसी भी तरह किसी कवर के नीचे करके कोशिश की जाती थी करने की, बॉदर किया जाता था कि यार तासुर ये ना जाए, चलो यूं करके ऐसे कर लेते हैं। कोई बैलेंसिंग एक्ट भी होते थे, कोई थोड़ी सी एक्टिंग होती थी ऐसी कि चले आपकी कम से कम समातों में ये फील ना जाए कि आप बायस्ड हो गए हैं या आप पार्टी बने हुए हैं, इस तरह की चीजें। अब तो मतलब है कि अब मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि काजी साहब ने तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस बात का भी तकल्लुफ करना गवारा नहीं किया कि भाई मेरा तासुर क्या बनेगा। खुलेआम ये बातें हो रही हैं और किस किस तरह के आपको लोग अलकाबाद से नवाज रहे हैं और क्या क्या आप अपने आप को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। इतनी ज्यादा खुले तरीके से आकर पार्टी बन जाना और इस तरीके से एक लालच अपनी दिखाना अपनी नौकरी बचाने के लिए, ये सब चीजें इतनी ज्यादा अफसोसनाक हैं कि कम से कम आप कोई तो लिहाज वगैरह रखते हैं। इससे होता क्या है, काजी साहब तो कभी ना कभी चले ही जाएंगे, अब नहीं जाएंगे तो 2 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन जो आपका एक उसका डेकोरम होता है एक मनसब का, जो उस ओहदे की एक उस ओहदे का जो वकार होता है, वो हमेशा के लिए पामाल हो जाता है। लोगों की वो झिझक खत्म हो जाती है कि यार चीफ जस्टिस को हम ये तक भी कह चुके हुए हैं और ये कुछ भी जो है वो चीफ जस्टिस हमारे मुल्क का कर चुका हुआ है।
तो आप ये देखिए कि आपने सिर्फ अपना नाम नहीं खराब किया, आपने उस ओहदे को जलील करके रख दिया है। तो जी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और मैं बस इस पे इजहार अफसोस ही किया जा सकता है, उसके अलावा हमारे पास क्या है कहने और के लिए। यही वो वजूहात लेकिन हैं मैं जिसकी वैसे कभी भी मैं वैसे कभी भी बहुत ज्यादा होपफुल नहीं थी काजी साहब के लिए, मैं सेम ऑनेस्टली आपको सेम अपना सेम, नजरिया हाँ। बता रही हूँ। लेकिन मुझे वैसे, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं इतनी ज्यादा भी उनके बारे में ये नहीं सोच रही थी कि वो इस हद तक चले जाए। मेरा अंदाजा था कि उनकी एक जाहिर है ग्रज भी रही है, उनके एक रेफरेंस का गुस्सा भी होगा, सब मामलात भी कुछ था, होंगे, हाँ। शायद वो कुछ वो पीएमएलएन को आके फेवर भी कर दें थोड़ी बहुत, ये वो सब चीजें मुझे वो लगता था। लेकिन मतलब इस पीएमएलएन लेवल को का फेवर तो समझ आ दें, पीएमएलएन को फेवर समझ आ जाती है, मगर जहां वो फेवर कर रहे हैं वहां मसला तो वहां था उनको। और आप देखिए कि वो सारी जिंदगी तो तासुर ही अपना ये देख के हम्म। बैठे हुए थे कि वो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं, और बड़ा वो जनाब ताकतवरों से खौफजदा नहीं होते और दलेरी से मुकाबला करते हैं, और ये वो, और उन्होंने हर चीज जिस तरह अपने बारे में गलत साबित की, हम्म। उसने ना सिर्फ ये कि उनको नुकसान पहुंचाया, बल्कि जैसे मैंने कहा कि उस पूरे ओहदे को नुकसान हाँ, पहुंचाया। ये सवाल काजी साहब से होगा तो आगे से यही कहेंगे, नो कमेंट्स। अब मुझे आप ये भी ये भी बताइएगा, इसमें नुसरत जावेद साहब ने ये कमेंट किया, इन तमाम दर ज़ाहिर सूरत हाल के बाद ही उनकी ये राय हुई होगी कि हर शख्स इस वक्त अब ये समझ रहा है कि जो आइन है हमारा ये वर्केबल नहीं है। तो साथ उनके कमेंट्स में कुछ पढ़ा था, लोगों ने कहा हुआ था कि एसएचओ भी यही समझता है कि आइन कुछ है ही नहीं, आइन वर्केबल नहीं है, जो मैं कहूँगा वही आइन है, जो मैंने सोचा वही आइन है, जो मेरी पावर है वही आइन है। मैं तो जी ये बात पिछले 2 साल से कह रही हूँ, रिकॉर्ड पे कह रही हूँ, और हम्म। मैं ये बबांगे दोहल कह रही हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीने बेआइन बन चुका है। आइन शिकनी कोई अभी नहीं, इस वक्त नहीं होना शुरू हुई, ये तो आप देख लें वहां से काम शुरू हुआ है कि जहाँ से इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला पहले गया, से ही जो हाँ। सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी वो तो आइन का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जिस अंदाज से लोगों की खरीदो फरोख्त करने की वोट पूरे कोशिश की की सिंध गई है, हाउस में मंडियां लगी, हाँ। पंजाब असेंबली को तो उन्होंने बाकायदा फिर हमने देखा लोटे वोट हुए, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट चेंज भी की थी। फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो आप देख लें, फिर 30 दिन में सॉरी जो वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, वो एक आपकी आइन शिकनी थी। फिर उसके बाद 2 सूबों में साल भर इलेक्शन नहीं हुए, वो आपकी कोई आइन परवाह ही शिकनियां नहीं थी। थी, हाँ। तो मतलब है वो तो एक ऐसा सिलसिला दराज हो गया, और फिर थ्रू आउट उस दौरान लोगों की अबडक्शन जिस तरह से होती रही, बगैर वारंट के लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, खवातीन के हवाले से जो हमारी कानूनी रिवायात है, मैं कोई वो बात नहीं कर रही कि अखलाकी रिवायात, बल्कि जो कानूनी रिवायात रही हैं कि उन्हें बेल्स मिल जाती थी, और जो उनके लिए एक कुछ भी नहीं हुआ, हाँ। कानून में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई चीज हमने उस तरह देखी ही नहीं। पंजाब तो पूरी पुलिस स्टेट बन के रह गया, और केपी के लोगों ने भी बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन चलिए वहां पर बाद में अब केपी में उनकी हुकूमत बन गई तो थोड़ा उनको सांस वहां पे बहाल हुई उनकी। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अभी तक भी देख लें कि जलसा नहीं यही सब करने हुआ, देना, हाँ। मीडिया पे जो कदगने रही हैं, जिस तरह से मीडिया पूरा का पूरा पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं जैसे कंट्रोल्ड हैं, तो ये कौन सी बात है इसमें जो आइन के मुताबिक है? कोई हम्म। मुझे एक बात समझाते, और ये कोई अब नहीं हुआ है, ये तो भाई पिछले 2 सालों से जारी है। बस ये है कि अब लोगों की आंखें, कुछ लोगों की उस वक्त खुली हुई थी, कुछ हम्म। लोगों की आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली गई, और कुछ लोग अब बिल्कुल यहाँ तक जब गले तक बात आ गई है तो अब हाँ। उनकी आवाज निकलना शुरू हुई है कि अब तो बात बिल्कुल ही हम्म। निकल गई। और तो वो सबके अपने अपने लेवल थे ना, कि कुछ लोग वैसे ही इमरान खान नापसंद था, नफरत उस थी, तो चक्कर में उसके करते वजह रहे, से हाँ। उस चक्कर में वो चुप रहते थे कि चलो भाई ठीक है, रगड़ा लग रहा है तो अच्छी बात है, इन्होंने भी हमें लगाया तो अच्छा, इनको भी लग रहा है। अब वो जब बात गुजरते गुजरते वो एक खुद लेवल तक से भी आगे पहुंची, हाँ। निकल गई है, तो अभी भी कुछ लोग तो हैं जो कि चिपके हुए तस्मों के साथ बूटों के लटके हुए हैं, तो उनकी तो कोई हालत नहीं है, उनके ऊपर क्या ही बात करें। लेकिन जो थोड़ी बहुत भी अपने अंदर कोई रखते थे सहाफत की छोटी मोटी भी जर्रा, तो वो उनके अंदर यकीनन उनकी जो हिस्सा है वो इससे मुतासर अब हुई है, तो अब सब लोग ये बात कहने लगे हैं। तो आइन तो कहीं पे मुझे तो 2 साल में ही नजर नहीं आया। और ज़ाहिर आइन बहुत पेचीदा किताब भी है, एक दाना शख्स ही उसको सिर्फ पढ़ सकता है। ये बताइएगा, इमरान खान ने पिंडी में जलसा करने का कह दिया है, मियाँ वाली का डिसाइड हुआ था, मगर इमरान खान ने ये कहा कि पिंडी में करो, पिंडी के बाद दोबारा मीनार पाकिस्तान में करो। पिंडी जलसा करने का फैसला इमरान खान ने क्यों किया होगा? इमरान खान साहब एक बहुत एग्रेसिव मोड में अब आ चुके हैं। कुछ हम्म। अरसा पहले तक आपने देखा होगा कि वो कहते थे कि एनओसी के बगैर जलसा ही नहीं नहीं करना करना, हाँ। कहीं पर, और बिला वजह वो चाहते थे कि लोग पकड़ धकड़ गिरफ्तारियों और इस चीज में ना जाएं। वो अपने लीडर्स को भी कह रहे थे कि गिरफ्तारियों महफूज से रहे, बचें, हाँ। हर इम्कान कोशिश करें।
और एहतजाज वगैरह भी बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं आ रही थी और ये सब चीजें चल रहा था। तो उसकी भी वजूहात थी। इमरान खान साहब एक टाइम फ्रेम दे रहे थे, उसमें कोशिश थी कि कुछ मामलात शायद निगोसिएशन से, मुज़ाकरात के जरिए तयशुदा हो जाए और कुछ चीजें आगे बेहतरी की तरफ चली जाए। तो इमरान खान साहब वो वाला जो एक एग्रेसिव वाला ऑप्शन था वो यूज नहीं कर रहे थे। बज़ाहिर मुझे अंदाजा ये होता है कि अब उनको इस बात का अंदाजा हो चला है कि मुज़ाकरात से बात नहीं बन रही है और इस वजह से उन्होंने अब जो इसको कहते हैं ना कि चौथा गियर वो डाल ली है हम्म। और अब थोड़े एग्रेसिव जो स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ वो आ गए हैं। अब वो ये बात कह रहे हैं कि आपने जलसे भी करने हैं, फ्रीक्वेंट एहतजाज भी एहतजाज हो करना रहे है। हैं, अब एनओसी मिले ना मिले एहतजाज करें। अगर आपको यानी इस अब पिंडी में जो जलसे की बात है उसमें भी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि इस वक्त जो पावर हब है वो तो पिंडी है, तो वहां पर सिग्निफिकेंस उसकी अलग है। अगर जलसा किया जाता है एक बहुत बड़ी तादाद में, अगर वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और उसका एक इम्पैक्ट एक अलग होगा, जाहिर सी बात है। मियां वाली इमरान खान साहब का वैसे भी एक होम ग्राउंड है, वहाँ क्राउड, उसमें हाँ। उस तरह से जो पाकिस्तान की सियासत में वो इस वक्त कोई बहुत ज्यादा एक ऐसी इम्पैक्ट नहीं जगह नहीं क्रिएट है कि कर कोई पाएगा। मरकज है। जी, तो वो उसका कोई मरकज नहीं है, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने इसको इधर पिंडी में पहले शिफ्ट किया है। और अभी आपको पता है कि रिसेंटली कुछ तैनातियां भी हुई हैं, चेंजेस भी जी हुई हैं। जी तो जी। इमरान खान साहब ये सारी चीजें जो हैं वो इनको कैलकुलेट भी करते हैं और उसी हिसाब से फील्ड प्लेसिंग करते हैं। वो जब कैप्टन थे तो एग्रेसिव कैप्टन थे और हम्म। उनकी फील्ड प्लेसिंग ऐसी हुआ करती थी। मुझे तो एक मैच याद है जिसमें शायद आपको भी याद होगा, क्योंकि लड़कों का तो क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कि वो पैदाइश से पहले ना पूरी हो की बस। पूरी टीम है उन्होंने स्लिप में खड़ी की हुई थी। गली तक जो थी ना, हाँ। वो कीपर से लेके विकेट कीपर से लेके गली तक में सारे ही प्लेयर जो थे ना वो स्लिप में खड़े हुए हम्म। थे। मेरा ख्याल है अकेले वो नहीं करते, तो वो बड़ी अटैकिंग जो है वो फील्ड कंसीडर की जाती है इस टाइप की। हम्म। तो वो बेसिकली अब मेरा ख्याल है उसी माइंडसेट के साथ, उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि वो एग्रेसिव होकर खेलेंगे और दबाव बढ़ाएंगे। अब ये उनको नजर आ रहा है कि जो बातचीत से वो चाहते थे मामला, उसकी तरफ शायद दूसरे फरीक नहीं रुझान उन्होंने किया और उस टाइम को उन्होंने जाया किया। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब अब दूसरे वाला जो उनका प्लान बी है कि उसमें दबाव बढ़ाएंगे, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब और देखते हैं इसका क्या और रिजल्ट। एटलीस्ट वो क्राउड भी इमरान खान के साथ ही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि इमरान खान साहब ने ये जो बीच में टाइम लिया है ना, ये बड़ा जरूरी टाइम था हम्म। दो बातों की वजह से। एक तो ये कि उन्होंने ये एक तासुर दिया कि वो भी बातचीत से मसला हल करना चाहते थे और वो उसमें दरमियान में आके बड़े अच्छे ऐसे बातें भी कर रहे जी थे हुई। कि जी हम बिल्कुल बातचीत के लिए दरवाजे खुले वगैरह वगैरह। तो वो ये उन्होंने पूरा वो अपना वो दिया है कि जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ बातचीत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक फायदा उनके अपने लोगों के लिए भी था कि जिनको कुछ रिलीफ मिले, कुछ लोग कारकुन जेलों से रिहा हो गए आहिस्ता आहिस्ता, वहां पर जहाँ पे इन लोगों की हुकूमत बन गई वहां पे वो स्ट्रेंथन हुए। अली अमीन ने भी कोई आते आते साथ ये नहीं कुछ भी किया नहीं कि किया, उटक हाँ। पटक शुरू कर दी ये वो। अब वो अपना जिस तरह कदम जमा चुके हैं तो अब वो अपने फैसले भी ले रहे हैं, वो काफी चीजें कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों अफसरान के तबादले किए हैं, कुछ चेक पोस्ट खाली करवा रही हैं, कुछ चीजें वो अब, और एग्रेसिव उनकी स्पीचेस जो हैं वो भी आप देख ले तो पता चल रहा है। तो वो कदम जमाने का उन्होंने अपने लोगों को, अपनी टीम को भी बीच में टाइम दे दिया है। अब जो पंजाब का ये लाहौर का जो जलसा हुआ है हम्म। उसने बेसिकली आपको ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो पहले खौफ का माहौल पंजाब में था अब वो बाकी नहीं रहा। मैं तो हैरान हो गई हूँ काफी, मैं अब लोगों के क्लिप्स देख रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जलसे में आए हुए हैं कि जी वो मेरे 3 बेटे हैं वो सारे जेल में पड़े हैं, जी। मैं जलसे में हूँ। कोई बच्ची आई है जी मेरा बाप जो है वो उसको उठा के इस तरह लगे थे, मैं जलसे में आई हुई हूँ। तो अब बेसिकली लोगों का वो लेवल आ गया है कि जहां पे आप उनको गिरफ्तारियां, मुकदमे, जेलें, इन चीजों से घबरा कर, अब पहले जो लोग घरों में दुबक गए थे अब वो चीज नहीं रही है। अब लोग कह रहे हैं कि जो या करना था वो कर लिया आप लोगों ने, अब हम भी फिर जो कर सकते हैं हम भी कर लेंगे। तो वो जो बीच में एक टाइम मिला है उसमें बहुत कुछ हुआ है। सफ बंदियां नए सिरे से, आप ताजा दम दस्ते जिसको कहते हैं ना वो तैयार हो जाते हैं, तो वो वाली सिचुएशन हुई है। तो वेल। अब इमरान खान साहब ने फिर वो वाली स्ट्रैटेजी ऑन की है जिसमें एक एग्रेसिव मोड के साथ वो आ रहे हैं। तो अब उनको भी पता है कि उनका वर्कर जो है वो दोबारा से अब डट के खड़ा हो चुका है और अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है। और जाहिर है इमरान खान भी डट कर खड़ा है, वर्कर भी बाहर इमरान खान के साथ, और उसकी कॉल पर इमरान खान ने नहीं भी आना होता फिर भी जलसा हम देख रहे हैं कि आवाम की कसीर तादाद होती है। असमीना साहब मैम, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम, थैंक यू।